जय हिंद छात्राओं। आज प्रोफेसर अजय कुमार वर्मा सर के द्वारा जो ये ऑनलाइन नवदिवसीय मार्शल आर्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम आप लोगों को दिया जा रहा है, मैं सर्वप्रथम एक महिला के रूप में और द्वितीयतः रेंजर्स प्रभारी के तौर में आपके सुरक्षा के लिए कटिबद्ध हूँ और महिला सुरक्षा एवं इसके विविध आयाम विधिक रूप से यानी न्यायिक रूप से क्या होने चाहिए, इसके बचाव के क्या तरीके हैं और लैंगिक हिंसा आखिर कहते किसको हैं, इसके कौन कौन से रूप होते हैं, इससे मैं आपको अवगत कराना चाहती हूँ। साथ ही मैं विभिन्न धाराओं और विभिन्न भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों से आपको थोड़ा बहुत अवगत कराने का प्रयास करूँगी ताकि आप जागरूक बनकर एक सशक्त नागरिक, एक सबल नागरिक बनकर अपना समाज का और देश का उत्थान कर सकें। आप हर दिन अखबार पढ़ती होंगी, कहीं ना कहीं रेडियो या टेलीविज़न से रूबरू होती होंगी, तो आप पाती हैं कि आए दिन हर रोज़ महिलाओं को थप्पड़ों, लातों, पिटाई, अपमानजनक बातों, यौन शोषण और अनेक प्रकार की हिंसात्मक घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि आपकी हत्या कर दी जाती है। आप शोषित होती हैं, प्रताड़ित होती हैं, घबराती हैं, डरती हैं, झिझकती हैं, लेकिन आप दूसरों के सामने इस चीज़ को ना तो व्यक्त कर पाती हैं, ना ही न्यायिक रूप से इसका समाधान संभव हो पाता है। किसी व्यक्ति का अगर उसकी लैंगिक पहचान कर, मसलन कि वह महिला है, अगर यह एक पुरुष सोचकर यदि हिंसात्मक व्यवहार करे तो वह लैंगिक हिंसा के अंतर्गत आता है। इससे बचाव का सबसे सही उपाय यह है कि सरकार द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा और स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व और बाद महिलाओं के उत्थान के लिए कई प्रयास किए गए हैं, जो कि भारतीय संविधान के अंतर्गत उल्लिखित है। भारतीय संविधान की उद्देशिका, भारतीय संविधान का प्रस्तावना, भारतीय संविधान के मूल अधिकारों में ये वर्णित है और आपको जानना चाहिए कि आखिर आपकी सुरक्षा के लिए कौन कौन से कानून, कौन कौन से अनुच्छेद बनाए गए हैं और आप इसको कैसे सफलता से इसका प्रयोग कहाँ कहाँ कर पाएंगे। सर्वप्रथम तो आप यह जानें कि आपके संविधान की उद्देशिका और प्रस्तावना में ही अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15(3), अनुच्छेद 16(1), अनुच्छेद 19(1), 21, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 39, घ, 40 और 73 में और 74 में संविधान के संशोधन में वो लिखित है कि आपके साथ बंधुत्व, आपके साथ समानता का व्यवहार किया जाए। देखिए अनुच्छेद 42, 47, 51 का, 33 का, 332 का और 84वें संशोधन में भी यह वर्णित किया गया कि आपको किसी भी तरह ना तो दबाया जा सकता है और ना ही आपके साथ शोषण किया जा सकता है। घरेलू हिंसा के कई रूप हैं। आप देखती हैं, झेलती हैं कि दहेज प्रथा अभी भी रुकी नहीं है। तो दहेज निषेध अधिनियम के तहत 1961 से 1980 तक कई प्रावधान किए गए। धारा 294, आपके साथ सार्वजनिक स्तर पर अगर गाली गलौज, अश्लील गाने सुनाई जाती हैं आपको, तो आप धारा 294 का प्रयोग कर सकती हैं। धारा 306, धारा 313, धारा 314, धारा 315, धारा 316, धारा 318, धारा 354, 363, 364, 366, 371, 372, 373, 376, इस सब के कई प्रावधान हैं जो आपको न्यायिक रूप से सरकार द्वारा संरक्षित किया जाता है। और धारा 372 के तहत तो आपके साथ अगर अनुचित हुआ है तो सरकार इस चीज़ का, न्यायालय इस चीज़ का निस्तारण बंद कमरे में करती है, जिसका किसी को पता नहीं चल पाता है। भ्रूण लिंग निषेध अधिनियम 1994, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 आदि, बाल विवाह अधिनियम निषेध 2006, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 आदि महत्वपूर्ण हैं। एक चीज़ जो मैं आपको स्पष्ट देना चाहती हूँ कि शारीरिक हिंसा की शुरुआत का पहला कदम मानसिक हिंसा का आरंभ होना होता है।
और मानसिक हिंसा कैसे की जाती है? तो आपके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, अपमान किया जाता है, आपको बताया जाता है कि आप में और एक लड़के में काफ़ी भेद है, इसलिए आपको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। तो मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट तौर पे बता दूं कि कानून ऐसा कुछ नहीं कहता है। कानून बताता है कि आपको समान कार्य के लिए समान चीज़ें मिलनी चाहिए। लड़का लड़की में कोई भेद नहीं है। आपके लिए पृथक शौचालय होना चाहिए, आपके लिए पृथक स्नान गृह होना चाहिए, आपके साथ नौकरों की तरह, दास की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। बलात्कार या गलत चीज़ या अनैतिक या छेड़छाड़ अपमानजनक वाली स्थिति अगर होती है तो आपको यहाँ तक कानून अधिकार देता है कि आप अपने संरक्षण के लिए उसके साथ किसी भी हद तक आप अपने सुरक्षात्मक उपाय कर सकती हैं। दूसरी चीज़, जो एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपको अपने सुरक्षा के लिए हर चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। कानूनी सहायता के क्या रूप है, मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं कौन कौन सी हैं, आश्रय गृह कहाँ हैं, अब पैसों को कैसे सुरक्षित रूप से रख सकें। यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति, अगर आपका होने वाला पति या पति अगर आप शादीशुदा हैं और वो आपके साथ दुर्व्यवहार दुराचार करता है, हिंसक प्रवृत्ति अपनाता है, तो आपको पहले अपनी पहचान और पैसा, दस्तावेजों की कॉपी, अतिरिक्त कपड़े किसी विश्वसनीय व्यक्ति के पास रखना चाहिए। अपना पहचान पत्र, महत्वपूर्ण दस्तावेज जिसको कि आप रख सकती हैं सामने में, प्रमाण पत्र की कॉपियाँ, मित्र बनाइए, संगठन या समूह का, नारी समूह का हिस्सा बनिए। और स्थानीय बैंक में मैं आपको यह आग्रह करूँगी कि आप स्थानीय बैंक में अपने नाम से कोई ना कोई खाता अवश्य रखिए, पैसा जरूर रखिए वहाँ पे, क्योंकि जब आप आर्थिक स्थिति से कमज़ोर होती हैं तो सामने वाला आप पे अधिक दबाव बढ़ाता है। दूसरी चीज़ कि पुरुषों की हिंसक प्रवृत्ति स्वयं दिख जाती है। वो आपके साथ अगर गलत तरह का हरकत करता है, वो गाली गलौज पे उतर जाता है, तो निश्चित तौर पे वो आगे जाकर आपके साथ अनैतिक काम करेगा। इसलिए पहले ही सुरक्षात्मक रूप से आप सजग बनिए, एक सुरक्षा योजना बनाइए, अपने आसपास पड़ोस किसी के बारे में इस चर्चा कीजिए, इसकी हिंसा के बारे में बताइए। ऐसा कोई विशेष शब्द या सांकेतिक रूप से आप प्रकट कर सकते हैं कि नहीं, हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है, वह आपकी कुछ मदद कर पाएगा। स्वयं को सुरक्षित स्थान और साथ ही साथ अपने बच्चों को भी सुरक्षित स्थान पर रखिए। देखिए, आप जब मानसिक दबाव में रहते हैं तो वो शारीरिक दबाव से वो ज़्यादा खतरनाक है। अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो अगली पीढ़ी में भी ये हिंसा का चक्र निरंतर बढ़ता चला जाएगा। अगली पीढ़ी भी, अगली नारी की जो पीढ़ी है, अगले बच्चों की जो पीढ़ी है, वह भी चिंता, घबराहट, अवसाद, अनिद्रा जैसे मानसिक तनाव में रहेगी और वो उसके एकाकीपन आ जाएगा। वो उस चीज़ को भुलाने के लिए क्या करेगा? वो नशीली दवाओं का सेवन करेगा, वो गलत कार्य करेगा, वह किसी यौन गतिविधियों में संलिप्त होगा। इस तरह से आप समाज का एक जागरूक नागरिक बनकर इस मार्शल आर्ट प्रशिक्षण का भरपूर लाभ उठाइए। और मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उत्तर प्रदेश शासन का कि इन्होंने अपने कार्यकाल में महिलाओं की सुरक्षा के लिए इस मार्शल आर्ट प्रशिक्षण का शुभारंभ किया। और साथ ही मैं आपको यह बताना चाहती हूँ क्या कि इस हिंसात्मक गतिविधि को रोकने के लिए मैं आपसे आह्वान करती हूँ कि आइए और इस हिंसात्मक प्रवृत्ति के खिलाफ आवाज़ उठाइए और हिंसात्मक प्रवृत्ति के खिलाफ आवाज़ उठाकर आप स्वयं को ही नहीं, अपने समाज को ही नहीं, अपने देश को भी बचा सकती हैं और अपने निर्णय लेने की योग्यता का सर्वोत्तम प्रयोग कर सकती हैं। जहाँ तक संभव हो आप शांत रहें, लेकिन जब अन्याय हो तो आपको बिल्कुल बिल्कुल ही उसको क्षमा करने का बर्ताव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये फिर आपको मृत्यु तक भी पहुंचा सकती है। और यही कहूँगी, सुरक्षित रहें, सदैव सावधान रहें और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएं। जय हिंद, जय भारत।